Hello everyone, myself Nista and welcome you all guys to Swami Vivekananda Institute. So we are going to start the political science topic for UGC NET examination, and my topic, that's why what I am expert to teach you, is the international relation, which is the subtopic of UGC NET exam political science. So the first unit that which I am going to cover is the theory. So theories in IR is very important to understand, because without theory we can't see the perspective, the different phenomena which is happening around us. So the first topic that अगर आप UGC नेट के सिलेबस को उठा के देखोगे तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपके थियरी से होता है. अब ये सवाल उठता है कि हम इस वास्ट सिलेबस, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को उठाकर देखोगे तो इट्स वेरी वास्ट, और IR भी कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको एनटीए ने दे तो रखा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट में सिर्फ आपको अप्रोचेस स्टडी करने हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, नियोलिबरलिज्म. बट जब आप उसको डेप्थ में जाके देखोगे तो उस टॉपिक के अंदर भी, जैसे मान लीजिए कि आप रियलिज्म कवर कर रहे हो, तो रियलिज्म के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल रियलिज्म, नियो रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म. सो इस टॉपिक के सब टॉपिक को कैसे हमें टैकल करना है, इस वास्ट टॉपिक, इस टू द पॉइंट जिसको कहते हैं ना रीड बिटवीन द लाइंस, कैसे करना है, उसमें हम आपकी मदद करेंगे. तो यूजीसी नेट सिलेबस को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सवाल ये उठता है कि हम इस अथाह सागर को कैसे डूब के उस मोती को निकालें जिससे हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो. तो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू सम बेसिक स्ट्रेटजी जो कि हर कोई फॉलो करता है, जो कि सबको पता रहता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि एनटीए इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे आपको एटलीस्ट जमकर 3 महीना तो तैयारी करनी ही होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू बेसिक्स. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे रखे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो पहली बार यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं. तो हाउ डू वी स्टार्ट विद दैट एंड हाउ डू वी प्रिपेयर इट दैट? It's a vast topic, there is no doubt in that. So the two things that helps to cover this vast topic is that PYQ and syllabus. These are the ultimate frame for everyone who is starting to prepare for political science or IR or any subtopic, whether you are talking about unit 1. So how do we start? Of course, syllabus analysis is very important. आपको क्या करना है, सिलेबस की एक एक पॉइंट को गूगल पे सर्च करना है, उसमें देखना है कि आखिर गूगल क्या रिजल्ट दे रहा है. फिर आपको एक मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आखिर सिलेबस बोल क्या रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को एनालाइज करने के बाद आपको PYQ पे आना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऑफकोर्स जब आप पहली बार PYQ एनालाइज कर रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये टॉपिक किस टॉपिक में लाइक करता है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए बुक में कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो आपको इन द डेप्थ नहीं पढ़ना है, बस एक बार आपको गो थ्रू करना है PYQ से. जब आप PYQ से ध्यान में देख करके पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि रियलिज्म या फिर मार्क्सिज्म या फिर फेमिनिज्म से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बुक से लेकर के उसके बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक से लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं. फिर उसके बाद जब आप बुक में जाओगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा स्ट्रेस करना है और किस टॉपिक को हम स्किप कर सकते हैं. बिकॉज अगेन आई एम सेइंग इट्स अ वास्ट टॉपिक, हमें स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि हमें एनटीए एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 3 साल नहीं 3 महीने हैं, और किसी किसी के पास 30 दिन भी हैं, किसी के पास 13 दिन भी है. तो हमें उसको ध्यान में रख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिलेबस को एनालाइज करना है. नाउ अब बात आती है कि कुछ लोग, हमारे जैसे बहुत सारे दोस्त, उनको 3 साल या 3 महीने या फिर 13 दिन का टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, दे गो परचेज द नोट्स. एंड वाई नॉट, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है. I will recommend you, because since you are going to prepare for December attempt, so why don't we start with a basic books, standard book. Because होता क्या है कि आपका काम यहाँ पे UGC नेट को क्लियर करना नहीं है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है. हो सकता है कल को आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, या हो सकता है कुछ लोग UPSC की भी सपना देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो किसी को पढ़ाने भी लगे. तो उस समय आपकी जो फंडामेंटल और जो आपकी बेसिक नॉलेज और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो इम्पॉर्टेंट रखती है. और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखो तो अब जो एनटीए का पैटर्न है वो ये नहीं है कि बताओ
यूएन में कितने सदस्य हैं, यूएन के चार्टर में कितने, कौन सा चैप्टर कौन क्या कह रहा है। दीज आर द रोड लर्निंग कॉन्सेप्ट हैज गोन। अब एनटीए क्या पूछ रहा है, दे आर नाउ स्टार्ट आस्किंग द ओवरलैपिंग टॉपिक्स, दे आर नाउ स्टार्ट आस्किंग अबाउट द इंटर रिलेटेड, ऐसे टॉपिक्स जो कि एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक को क्रॉस करते हों। और उस टाइम आप कभी भी वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो उस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए अवॉइड नोट्स, ठीक है। जो भी आप शॉर्ट टर्म्स, जब आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हो, दैट इज गुड फॉर योर शॉर्ट रन, बट इफ यू आर गोइंग टू प्ले इन अ लॉन्ग टर्म, जस्ट अवॉइड द नोट्स, द क्रिस्पी नोट्स। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप नोट्स खरीदते हो वो किसी और की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है, और फिर आप उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हो। ट्रस्ट मी, इट नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग रन गेम। सो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक को अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप आयर टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो बेसिक्स बुक्स और स्टैंडर्ड बुक जो आपको कही जाती है, स्टार्ट विद द बेलीस एंड स्मिथ, और आइदर यू कैन गो विद द एंड्रयू हेवुड। अब इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो डेप्थ में चले जाते हैं, आई मीन पढ़ते पढ़ते उनको क्या करना रहता है, उनको लगता है कि क्योंकि इंटरेस्ट आता है, ऑफकोर्स इंटरेस्ट आएगा, बट आपको क्या करना है, एक बार में किसी बुक को पूरा गो थ्रू नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप एंड्रयू हेवुड उठा रहे हो तो आप एक टॉपिक को लगातार 1 महीने तक पढ़े जा रहे हो। आपको क्या करना है, एक बार स्किम करना है, ठीक है। आपको जो जो आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, जो आपको नए टर्म्स आ रहे हैं, आपको गूगल पे सर्च करने हैं और आपको उसको नोट डाउन करना है। फिर आपको दूसरे टर्म्स में क्या करना है, फिर से उस बुक को जाना है। आई मीन एक बार जब आपका बुक, कोशिश कीजिएगा कि आपका बुक 10 दिन में ख़त्म हो जाए, फिर आप देखोगे सेकंड टर्म जब जाओगे तो उसी चैप्टर को फिर से पढ़ोगे, तो वही बुक यानी कि फर्स्ट 10 चैप्टर जिसमें थियरी मेंशन्ड है, वही बुक आपके 5 दिन में ख़त्म होंगे, क्योंकि आप पहले ही डिफ़िकल्ट टर्म्स को नोट डाउन करके गूगल इट कर चुके होगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर दूसरे टाइम में जाओगे, आप उसी बुक को 5 दिन में कवर अप करोगे, और जब आपकी तीसरी बार होगी तो हो सकता है कि वो बुक जो है ना आपकी 3 दिन में ख़त्म हो। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक हो तो वो बुक यानी कि वो थियरी वाली कॉन्सेप्ट आपके 3 घंटे में भी ख़त्म हो सकती है। तो हमें ये करना है कि हमें मल्टीपल रिवीजन करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार डेप्थ रिवीजन करना है, हमें मल्टीपल रिवीजन करना है, क्योंकि जब आप बार बार रिवाइज करोगे आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए नए क्लियरिटी आएंगे, तो आपको एक चीज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज करने हैं। और ये हमारी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है इस वास्ट टॉपिक को कवर अप करने के लिए, ठीक है। जब हमने बात कर ली सिलेबस की, जब हमने बात कर ली PYQ, जब हमने बात कर ली स्ट्रैटेजी की, तो क्यों ना हम इस टॉपिक को भी सब यूनिट में डिवाइड करके पढ़ें। तो पहले जो टॉपिक जब आप देखोगे सिलेबस, वो आती है अप्रोचेस टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन। वेरी गुड। अब ये टॉपिक जो है जितना आपको शॉर्ट दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जब भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखोगे तो उसमें जो मेजर 10 चैप्टर, जो शुरुआत के 10 चैप्टर होते हैं, वो उसमें आपको अप्रोचेस कवर होते हैं। ट्रस्ट मी, प्लीज़ अवॉइड द नोट्स, जस्ट गो थ्रू द स्टैंडर्ड बुक। अगर आपको स्टैंडर्ड बुक में कोई दिक्कत हो रही है, बीच में आप लेक्चर देख सकते हो 2-3 मिनट के लिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बनी रहे, बट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, stop the rote learning, because the days has gone. NTA start asking about the number, now the NTA start asking conceptual clarity, so focus on the concept. Now अब हमें क्या करने हैं, इन टॉपिक्स को सब यूनिट में डिवाइड करके पढ़ने हैं, ताकि जब आप फर्स्ट यूनिट में जाओ, जो आपको दिखे रियलिज्म, तो आपको समझ में आए कि ये टॉपिक सिर्फ टॉपिक नहीं है, इसके अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स हैं। सो हाउ डू वी स्टार्ट रियलिज्म? Slowly and gradually, we also try to cover the other approaches: neorealism, neoliberalism, social constructivism, critical international relation theory, feminism, and most important, most confusing, postmodernism. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? We will try to cover the first topic of the international approaches, that is realism. So when we move forward, of course, आपको क्या करने हैं, इसमें भी आपको ध्यान रखने हैं, जब आप स्टैंडर्ड बुक एनालाइज करोगे, आप ऑलरेडी प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन एनालाइज कर चुके होंगे। जब आप क्वेश्चन एनालाइज करके जाओगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। सो अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
ऑफकोर्स जिनके सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, वो 10 साल के भी क्वेश्चन उठा सकते हैं, बट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है, जो पहली बार जान रहे हैं कि एनटीए में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम भी कैसे होता है, प्लीज डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच, जस्ट गो थ्रू द 5-year क्वेश्चन पेपर and you will understand the question that they are asking. It's related to theory. Which thinkers are mainly related with this theory and related thinkers, उनके की आइडियाज़, जब मान लीजिए कि हम लोग रियलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द वर्ड इमेंसिपेशन इज रिलेटेड टू विच थियरी। अब आप जब थियरी को जब आप पढ़ोगे डेप्थ में तो आपको रियलाइज होगा क्रिटिकल थियरी इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेंसिपेशन। सो ना केवल आपको थियरी पे ध्यान देनी है, बल्कि उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो उस थियरी को और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा हमें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, उन पे भी ध्यान देखना है। जैसे रियलिज्म में बैलेंस ऑफ पावर, लिबरलिज्म में कलेक्टिव सिक्योरिटीज एंड मेनी थिंग्स, जो उनके की आइडियाज़ हो सकते हैं वो पूछ दें एनटीए। तो आपको की आइडियाज़ प्लस में उससे रिलेटेड थिंकर्स और ऑफकोर्स कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपके कुछ रोट लर्निंग्स भी काम आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको रोट लर्निंग से छोड़ देना है पीछे, बट उसमें कुछ नए नए बुक्स या फिर उस इम्पॉर्टेंट थिंकर उनसे बुक आपको क्या करने हैं वो भी नोट डाउन करते चलना है। जैसे पॉलिटिक्स ऑफ नोशन, विच थिंकर हैज रिटन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क कंटिन्यूअसली एंड यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ थियरी और की आइडियाज़ भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस टॉपिक में की आइडियाज़ हैं बैलेंस ऑफ पावर रियलिज्म में, तो आप थियरी से रिलेटेड की आइडियाज़, उनके की प्रोपोनेंट्स, इन सब को ध्यान में रख करके आपको किसी भी थियरी को अप्रोच करना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ओनली एंड ओनली थ्रू PYQ। ठीक है, सो प्लीज़ कंसिडर PYQ एंड सिलेबस योर बेस्ट फ्रेंड टू गो थ्रू दिस डीप सी ऑफ द NDA। आफ्टर दैट PYQ एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑफकोर्स जब आप किसी टॉपिक पे पहली बार जाते हो आपको उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, जब आप किसी से आप मिलते हो तो उसके बारे में आप थोड़ी सी बैकग्राउंड जानते हो। अगर मैं बोलूँगी आपको एक नए पर्सन से मिलना है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हो, तब आपको क्या होता है उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। टीचर इज़ हियर फॉर यू टू हैव सम डेवलप योर इंटरेस्ट एंड दैट्स वाई आई एम गिविंग यू सम बैकग्राउंड नॉलेज कि थियरी से रिलेटेड क्या इशू हैं, क्या डिबेट्स हैं, जिससे आप और उसके डेप्थ को समझ जाए। और एक बात, ये PPT जो है बाइलिंगुअल है, सो जिस किसी को भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ मैं थोड़ी देर के लिए साइड हट रही हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ऑल राइट, सो जब आप थियरी को पढ़ोगे तो उसके लिए कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि रियलिज्म, क्रिटिकल थियरी, ये सब कैसे आए, क्या डिबेट्स है, व्हाई दीज सो मेनी थियरीज दैट NTA इज रेफरिंग अस टू लर्न। सो उसके बारे में हमें बेसिक पता होनी चाहिए। जब बात होती है थियरी और प्रैक्टिस की, व्हाई डू वी नीड थियरी? इंटरनेशनल रिलेशन में हमें पता है कि US और यूक्रेन और रसिया क्या कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इन प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने में थियरी के क्या यूज़ हैं? Why there is theory? Why there are so many theory that NDA is emphasis upon? So, जैसे कि आप सबके पास गॉगल्स होंगे, तो गॉगल्स क्या होते हैं, किसी के पास ब्लू होते हैं, ब्राउन होते हैं। तो जब आप चश्मा पहनते हैं, जैसा चश्मा आप पहनते हैं आपको दुनिया वैसे दिखती है। ठीक है, धूप में लोग क्या पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, ताकि उनकी जो बाहर की दुनिया आपको वैसे ही दिखे और आपको लगे कि दुनिया वैसी ही है। ठीक उसी तरह से बहुत सारी थियरी से दुनिया को एनालाइज करने में हमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं फेमिनिज्म से एक इवेंट्स को देखूं, चलो मान लेते हैं रसिया यूक्रेन वॉर को हम लोग फेमिनिज्म थियरी से देखें, तो हम क्या देखेंगे? वुमेन इज गोइंग टू बी सफ़र, चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी सफ़र। अगर मैं रियलिज्म को उठा करके रसिया और यूक्रेन वॉर को देखूं तो मैं कहूँगी US and the major powers, we talk about the major powers countries, Russia and doing this, Ukraine is doing this, and whatever we consider state as the main power। जबकि जब हम बाकी सब थियरी, क्रिटिकल थियरी की बात करेंगे तो हम क्लास की बात करेंगे, बुर्जुआ, प्रोलेटरिएट, इन सब की बात करेंगे। उसी तरह से
अगर हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो हम टेक्स्ट, नए नए जो टेक्स्ट आ रहे हैं उनके कंटेंट एनालिसिस के बारे में हम ध्यान देंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलेगा, एक पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे कोल्ड वॉर, जैसे वर्ल्ड वॉर वन, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट थियरी से देखेंगे तो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस निकालेंगे, ठीक है। तो इस वजह से थियरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से ये आपके फर्स्ट यूनिट में रखी गई है, ताकि आप किसी भी फिनोमेना को, किसी भी इवेंट्स को जब आप देखते हो तो आप किस तरीके से देखते हो ये आपको समझ में आए। अब बात आती है प्रैक्टिस की। जनरली जो थियरी होती है, नए नए इवेंट्स होते हैं, थियरी क्या करती है, किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करती है, बट थियरी ऑल्सो नीड अपडेशन, यानी कि समय के साथ थियरी में चेंजेस आते हैं। आपने देखा कि रियलिज्म के डिफरेंट डिफरेंट ऑफशूट हो रहे हैं, जैसे कि न्यू रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म, नियो क्लासिकल रियलिज्म। ये सब क्या है, ये सब इसलिए है क्योंकि समय के साथ नए नए इवेंट्स होते हैं। जैसे कि जब कोल्ड वॉर हुआ तो लोगों ने डिस्क्राइब किया इट्स अ बाइपोलर, बट व्हाट हैपेंड व्हेन द कोल्ड वॉर एंड, द बाइपोलर हैज शिफ्टेड टू यूनिपोलर, यानी कि एंड ऑफ हिस्ट्री की बात की गई। तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड अ न्यू थियरी, और इसीलिए जितने भी चीज़ें प्रैक्टिस में हो रही है उसके लिए हमें क्या चाहिए, अपडेशन चाहिए थियरी में, ताकि हम नए इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकें। अब थियरी का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है व्हाट इज एंड व्हाट आउट टू बी। सो द मेन स्ट्रीम थियरी दैट इज रियलिज्म, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि थियरी से आप क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं फिनोमेना को। सो थियरी टेल्स यू व्हाट इज हैपनिंग। बाकी जो थियरी होती हैं, जैसे कि जो रिसेंट आ रही है क्रिटिकल थियरी या फिर फेमिनिज्म, व्हाट आउट टू बी, जैसे कि अगर मैं रसिया और यूक्रेन वॉर की बात करूँ तो वी डिस्क्राइब इट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिज्म, वी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ कि इंस्टीट्यूशन क्या कर रही हैं, वी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कि कैसे ये जो वॉर है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। तो दिस डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। और थियरी का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है, वो होता है व्हाट आउट टू बी, यानी कि यहाँ पे महिलाओं को ऐसे नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ऐसे 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 राइट्स देना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की बात की, ये भी होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सो दीज आर एम्फेसिस बाय द फेमिनिज्म, क्रिटिकल थियरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। तो थियरी का मेन काम होता है टू डिस्क्राइब एनी फेनोमेना एंड टू गिव अ प्रिस्क्रिप्टिव थिंग्स कि ये भी होना चाहिए, और इस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि वर्ल्ड जो है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ये हो गई थियरी और प्रैक्टिस की बात और उससे रिलेटेड फेनोमेना। अब क्या हुआ कि इतने सारे थ्योरी को होते हुए जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने क्या किया, इन सब थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि कुछ थ्योरी जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं और कुछ क्या होते हैं, क्रिटिकल थ्योरी होते हैं, जो कि उसमें जा करके और उनकी और भी मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी में जो मेन स्ट्रीम थियरी जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, इनको रखा गया, और क्रिटिकल थियरी में यू बेटर नो हु इज दैट इज फेमिनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और इन सब का श्रेय जाता है हमारे रॉबर्ट कॉक्स जी को। उन्होंने कहा कि ये जो थियरी है, थियरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। इट्स नॉट दैट कि हर थियरी जो होती है ना, कोई भी थियरी हर फेनोमेना को डिस्क्राइब कर सके। इसलिए समय के साथ जितने भी थिंकर्स हैं उन्होंने थियरी को एक पर्पस के लिए बनाया और कुछ रीजन के लिए बनाया। तो हर थियरी जो होती है ना, जैसे मान लो कि रियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इज इट वैलिड टू डिस्क्राइब रियलिज्म टू एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग इन साउथ एशिया और द अफ्रीकन कंट्रीज? नॉट एग्जैक्टली। तो हमें क्या चाहिए, साउथ एशियन या फिर वेस्टर्न या साउथ कंट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड थियरी। और इसी बात से को ध्यान में रखते हुए गुजानी ने कहा वेयर इज नॉन वेस्टर्न थियरी। आई मीन मोस्ट ऑफ द थियरी, अगर आप उसकी ओरिजिन देखोगे, दैट्स बिलोंग टू अमेरिका, आइदर यूके थिंकर बेस्ड अपॉन देयर फेनोमेना। सो उन्होंने सवाल उठाया कि वेयर इज द नॉन वेस्टर्न थियरी, और इसी बात को लेकर स्पीवाक ने कहा कैन द सबाल्टर्न स्पीक, यानी कि आप जो भी चीज़ देख रहे हो, आप उसके स्केल्स को एक ही स्केल से माप रहे हो, ठीक है। और वो स्केल क्या है, वो फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क है वेस्टर्न थिंकर द्वारा दिया हुआ थियरी, और उस थियरी को आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो नॉन वेस्टर्न कंट्री में। सो हाउ डू यू थिंक दैट इट विल बी वैलिड? तो स्पीवाक ने कहा कैन द सबाल्टर्न स्पीक, आई मीन इफ दे आर स्पीकिंग, इज दे आर स्पीकिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक। सो
नॉन वेस्टर्न थियरी, जो कंट्री कॉलोनाइज्ड है उनके लिए अलग थियरी चाहिए, और इसी बात को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए, डिफरेंट डिफरेंट थियरी आए और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आए, जो जिससे हमें क्या पता चलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत सारी व्यूज पता चलेंगी, ठीक है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। नाउ व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, जब बात हो गई इतने सारे थ्योरी के इवोल्यूशन के रीजन की, तो हम बात करते हैं ये जो ओरिजिन है, आई मीन बहुत सारे जो थियरी इतने इवॉल्व हुए हैं वो क्यों प्रॉब्लमेटिक है। ये सब मैं बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप थियरी को पढ़ोगे उसके पीछे आपकी रीजन लॉजिक होना चाहिए कि वाई वी आर रीडिंग दिस थियरी, क्योंकि जब तक से आपकी बेसिक और फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी, यू आर जस्ट गोइंग ऑन द डार्क रूम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, आपको पता ही नहीं है। तो इस वजह से आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में कि वाई आई एम रीडिंग एवरीथिंग, ठीक है। तो बात ये हुई कि ये जो ओरिजिन है थियरी की वो प्रॉब्लमेटिक है, और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया नॉन वेस्टर्न के थिंकर ने, जैसे कि एडवर्ड सेड, बहुत सारे थिंकर उन्होंने कहा कि ये जो थियरी है इंटरनेशनल रिलेशन की वो क्या है, यूरोसेंट्रिक है, यानी कि मोस्ट ऑफ द थियरी आर बिलोंग टू द डिस्क्राइब द यूरोपियन फेनोमेना। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट है, ये जो है ना वेस्टफेलिया, जो 13 ईयर के बाद जो संधि हुई थी उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, और ये 1648 में देखने को मिलती है। और इसमें ये कहा गया कि चाहे ना चाहे ये जो थियरी है वो वेस्टर्न हेजेमनी, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न नॉलेज को दिखा रही है, और इस तरह से ग्रामसी के द्वारा जो वेस्टर्न हेजेमनी है वो क्लियरली प्रूव की जा रही है। और इसको बहुत सारे थिंकर्स जैसे कि पावर इज नॉलेज फूको ने कहा, और भी बहुत सारे थिंकर्स ने, जैसे एडवर्ड सेड ने कहा, क्रिटिकल थियरी जैसे पोस्ट कॉलोनियल थियरी उन्होंने कहा, एजे फ्रैंक ने कहा कि ये जो वेस्टर्न हेजेमनी, ये जो थियरी है क्या है, वेस्टर्न हेजेमनी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि ये जो थियरी देखने में ना आपको लगेगी, बट ये जो थियरी होती है ना, दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, वो फैक्चुअल होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो फैक्ट्स और जो ट्रूथ आप वेस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो बाकी दूसरे कंट्रीज पे भी अप्लाई हो। तो ये जो थियरी जो है ना, खुद को यानी कि मेन स्ट्रीम थियरी जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, ये सब अपने आप को कहती हैं दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग थियरी और ऑब्जेक्टिव इन नेचर, दे आर बेस्ड अपॉन द रीजन एंड रैशनल, एंड दैट्स वाई दे आर मोर फैक्चुअल एंड एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और इस पे प्रॉब्लम जताया बाकी सारे थियरी ने, और तब जाके जितनी भी थियरी है आपको पोस्ट मॉडर्निज्म या फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या फिर पोस्ट कॉलोनिज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म या फिर फेमिनिज्म, ये सब थियरी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कि वाई थियरी, हाउ थियरी एंड, और आपको आगे भी पता है जो आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम NTA UGC नेट के सिलेबस को उठा के देखेंगे, जो फर्स्ट अप्रोच हमें पढ़ना है वो है रियलिज्म का, ठीक है। और आपको समय के साथ पता चल गया कि वाई रियलिज्म यहाँ से उठ के यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, क्योंकि समय के साथ चेंजेस होते गए, और उस चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास नए नए थियरी इवॉल्व होते गए। तो जो फर्स्ट थियरी है, फर्स्ट ऑफशूट है रियलिज्म का, वो है क्लासिकल रियलिज्म। फिर उसके बाद आए स्ट्रक्चरल रियलिज्म, और इन दोनों के बीच के यानी कि जो कमी इसमें थी, जो कमी इसमें थी, इन दोनों के कमी को मिला करके जो थियरी बनी वो नियो क्लासिकल, यानी कि जो इसने डिस्क्राइब नहीं किया, जो इसने डिस्क्राइब नहीं किया, इन दोनों की कमियों को पूरा करने के लिए आया नियो क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट थियरी जिसमें ह्यूमन नेचर की बात की गई है, दूसरी थियरी जिसमें स्ट्रक्चर की बात की गई है, और तीसरी थियरी जिसमें दोनों की बात की गई है, इस ह्यूमन नेचर और स्ट्रक्चर दोनों को लेकर के जो थियरी बनी वो है नियो क्लासिकल रियलिज्म। सो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ अब ये जो रियलिज्म है, चाहे आप तीनों आप देख रहे हो ना, स्ट्रक्चरल की बात करें, क्लासिकल की बात करें, इनकी कुछ अवधारणाएं होती हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं जो इन तीनों रियलिज्म ने, तीनों ऑफशूट ने फॉलो करा है। तो हम एक एक करके इन अवधारणाओं को समझेंगे ताकि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है रियलिज्म के बारे में वो क्लियर हो जाए,
ठीक है। तो जो रियलिज्म की जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है इंटरेस्ट। आई मीन एनी कंट्री वॉट एवर यू डू दैट इज सोलली बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। जो आपके इंटरेस्ट में है तभी आप उस काम को करोगे। लेट्स टॉक अबाउट अ फेनोमेना जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ में है, वो है, आई नो you better know, so let's describe this on the basis of this principle. So whatever the states do, these are based upon the interest. So what's the interest do you find in the Russian Ukraine war? Of course security. Of course they have some issue when there is the extension of NATO is happening. So Ukraine, of course there is the territorial sovereignty that is happening and that is also based upon their interest. उसके बाद जब ये इंटरेस्ट की बात आती है वो है पावर, कि हर स्टेट क्या करता है, खुद को पावरफुल पावर को कंज्यूम करना चाहता है, जिसको वेल्स ने कहा पावर मैक्सिमाइजर। एवरी स्टेट ट्राई टू ग्रैब्स मोर एंड मोर पावर। ठीक है। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अनार्की। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो आईआर है, रियलिज्म ये मानता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका नेचर कैसा है, अनार्की। अनार्की मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। अब ऑर्डर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि केओस है। ठीक है। बहुत लोगों को अनार्की का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो क्लियर नहीं होता है, वो उनको ऐसा लगता है कि जंगल राज है। ऐसा नहीं है। ऐसा अनार्की का कॉन्सेप्ट ये है कि सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है। और यहाँ पे कोई एक जो है वो मेन हेड नहीं है। तो अनार्की इज दैट कि देयर इज नो वन पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो है ना बेसिक जो टर्म्स हैं रियलिज्म के। अब रियलिज्म का एक और बहुत सारे और भी धारणाएं हैं, जैसे कि रियलिज्म ये मानता है कि स्टेट इज द मेन एक्टर। ठीक है। यानी कि अगर रसिया और यूक्रेन की वो बात हो रही है, अगर फिनोमेना को देखें तो इट्स ओनली द स्टेट। जब भी वो किसी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं तो वो स्टेट को ध्यान में रख के डिस्क्राइब करते हैं। सो स्टेट इज द मेन एक्टर। एंड अनार्की की हमने बात की, क्यों? क्योंकि अनार्की है, हर स्टेट जो है ना इक्वल है। इस वजह से क्या होता है, स्टेट जो होता है ना इम्पॉर्टेंट एक्टर होता है। अब इन पावर, स्टेट जो होता है वो क्यों पावर कंज्यूम करना चाहता है? ताकि वो सिक्योर रह सके, इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको मिले, ताकि वो अपने जनता, अपने सिटीजन को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। तो उनकी जो इंटरेस्ट होती है पावर को होल्ड करने की, वो इस बेसिस पे होती है, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर रियलिज्म और फिर क्लासिकल रियलिज्म, तो उन्होंने बात की है स्ट्रक्चर और ह्यूमन नेचर की। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, आपने ऑफकोर्स लेवियाथन के नाम सुना होगा जो कि हॉब्स ने दिया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन जो होता है वो रेशनल होता है, दे नो दे आर गुड दे बाय देमसेल्फ एंड दैट्स व्हाई दे एम्फेसिस ऑन द ह्यूमन नेचर। अभी हम आगे जाके मॉर्गेनथाउ के प्रिंसिपल को समझेंगे, उसमें उन्होंने डिटेल में ह्यूमन नेचर के बारे में बताया है। सो वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रक्चर की बात केनेथ वोल्फ ने की है। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है समझना। स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर के कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं और उन यूनिट्स के कुछ फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्ट्रक्चर होते हैं, इसके छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट्स के अपने फंक्शन होते हैं, अपने पावर्स होते हैं। जबकि रियलिज्म, जो क्लासिकल रियलिज्म है, उन्होंने स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी, उन्होंने एम्फेसिस किया था ह्यूमन नेचर पे। ठीक है। ह्यूमन नेचर रेशनल होता है एंड दे कैन डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, दे आर रेशनल, दे आर ऑब्जेक्टिव एंड दे नो गुड अबाउट देमसेल्फ। सो ये थी जो बेसिक अवधारणाएं जिससे को ध्यान में रख करके आपको रियलिज्म को आगे पढ़ना है। नाउ यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दैट इफ यू वांट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जब आपको रियलिज्म की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई तो एक डिबेट आता है, वो है रिलेटिव पावर एंड एब्सोल्यूट पावर। ओके। तो रियलिज्म को ये माना जाता है कि रियलिज्म इज बेस्ड अपॉन रिलेटिव पावर, क्योंकि एनटीए में बार बार पूछ दिया जाता है कि विच थियरी इज फोकस ऑन द रिलेटिव पावर। ठीक है। सापेक्ष शक्ति। अच्छा एक बात और, जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसने बात की थी रिलेटिव और किसने एब्सोल्यूट की। तो आपको ध्यान रखना है आर फॉर रियलिज्म, आर फॉर रिलेटिव। ठीक है। तो आपको एग्जाम में
अगर कभी भी कंफ्यूजन होगा प्लीज अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको एब्सोल्यूट बचा, तो एब्सोल्यूट आप लिबरलिज्म के साथ लगा दोगे। तो ये जो नियो लिबरलिज्म का डिबेट हुआ, क्योंकि जब आप देखोगे ना लिबरलिज्म को पढ़ोगे तो इसमें भी एक टर्म आता है नियो लिबरलिज्म, उसके भी नए ऑफशूट आते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिबेट होता है। तो इन दोनों की जो पावर्स ये जो है ना रिलेटिव पे ध्यान देता है और ये एब्सोल्यूट पावर पे। अब ये है क्या, ठीक है, सो व्हाई दिस रिलेटिव पावर एंड व्हाई दिस एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। तो जब भी स्टेट क्या करता है, जब भी स्टेट पावर को गेन करता है तो वो कोशिश करता है कि जो पावर दूसरे को मिले वो रिलेटिव, यानी एक स्टेट की पावर को हम देखते हैं दूसरे के टर्म में। यानी कि अगर हम रसिया यूक्रेन की बात करें तो विच इज़ मोर पावरफुल, हम रिलेटिव मेजर करते हैं कि रसिया इज़ मोर पावर देन द, हमें दूसरी चाहिए ताकि हम दूसरों को कंपेयर कर सकें, तो दैट इज़ रिलेटिव इन नेचर, ठीक है। और ये जो होता है ना बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस करने की कोशिश करता है दो चीज़ों के बीच में कि विच वन इज द, तो ये जो होता है ना बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है। और ये रिलेटिव यानी कि दो चाहिए ताकि आप कंपेयर कर सको। फिर उसके बाद ये जीरो सम गेम पे स्ट्रेस करता है, यानी कि अगर मान लो कि इट विन इट मीन्स इट लॉस। पॉजिटिव यानी कि अगर इसे 1 मिला तो इसे -1 मिला, और ये जा करके कैंसल आउट होके इट्स अ जीरो सम गेम, यानी कि एक की हार हुई तो दूसरे की लॉस होगी। देयर इज नो चांस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है किसी को 5 मिल गया, किसी को 7 मिल गया, किसी को 8 मिल गया, एक को अगर -1 तो दूसरे को 1, यानी कि जीरो सम गेम। किसी की हार हुई तो किसी की लॉस हुई। अब ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। सो realism is based upon power gaining, power maximizing, security and interest and relative power. So this is all about the realism. अब जब हम न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे तब हम लिबरलिज्म को ध्यान में रखेंगे, बट आप इसमें ये बात याद कर लें कि इट्स बेस्ड अपॉन द एब्सोल्यूट पावर। मैंने इस स्लाइड में इसलिए रखा ताकि आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना जनरली कंफ्यूजिंग हम लोग को इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसको साथ में नहीं पढ़ते। सो मैंने कोशिश किया है दोनों को साथ में पढ़ने के लिए ताकि क्लियरिटी यहाँ पे हो जाए। फिर जो लिबरलिज्म होते हैं वो कॉपरेशन की बात करते हैं, जबकि ऐसी कुछ बात रियलिज्म नहीं करता। देयर इज नो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पावर। सो कॉपरेशन इस सेंस में, एब्सोल्यूट इस सेंस में, क्योंकि दूसरे एक की इंटरेस्ट दूसरे को इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करती है, तो इसलिए एब्सोल्यूट इन नेचर होता है, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, नॉन जीरो सम गेम की बात करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है किसी का 1 है किसी का -1 है। देयर इज नॉन जीरो सम गेम। ऐसा भी हो सकता है कि इसे 2 मिल जाए, इसे 1 मिल जाए, ठीक है, इसे 5 मिल जाए, इसे 4 मिल जाए, तो देयर इज अ नो जीरो सम गेम। ऐसा नहीं होता है कि किसी की हार हुई किसी की ऐसा भी होता है, जैसे आपने यूएन का स्ट्रक्चर देखा होगा। यूएन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑल द मेंबर्स कम टुगेदर एंड एग्री अपॉन द थिंग्स, तो वहाँ पे जीरो सम गेम की बात नहीं होती है, वहाँ पे कोऑपरेशन की बात होती है। और इसी बात को लिबरलिज्म कहता है। इसी बात को आप देखोगे कोऑपरेशन की बात करते हैं ताकि इंटरेस्ट किसी का इफेक्ट ना हो, और इसी वजह से ये एब्सोल्यूट पावर पे ध्यान करता है। यहाँ पे आपको किसी की हार या किसी की लॉस की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे कोऑपरेशन की बात की जाती है। You can take the screenshot of that. Now, when we move forward, then we will come to the offshoot of the realism, that is classical realism. So, classical realism क्या बात करता है? Of course आपको समझ में आ गया होगा इस क्लासिफिकेशन से कि क्लासिकल रियलिज्म इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। तो ठीक है, इसमें इन्होंने बात की थी सबसे पहले ह्यूमन नेचर की, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है मॉर्गेनथाउ, ठीक है। तो मॉर्गेनथाउ जो है ना वो पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, उनकी बुक हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि हु हैज़ रिटन द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, और इसकी बात जो थी मॉर्गेनथाउ ने की थी। मॉर्गेनथाउ की जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर आपसे नेट एग्जाम में पूछा जाता है कि 6 प्रिंसिपल, उनके 6 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है रियलिज्म को अगर आपको समझना है, बेसिक से समझना है, ठीक है। तो मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल,
और आजकल जो ट्रेंड में क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो पार्ट्स है वो फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मॉर्गेनथाउ ने ना फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी थियरी दी हुई है, तो इसमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉर्गेनथाउ फॉरेन पॉलिसी आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए डेप्थ में नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि एनटीए इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, आपको पता होना चाहिए उसके थिंकर्स, उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़। कभी भी आपसे नेट ये नहीं पूछेगा कि आप बताओ उसके फॉरेन पॉलिसी के बारे में डेप्थ में। सो इट इज़ बेटर टू हैव अ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रादर देन द डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एनटीए का एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, नाउ ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, न्यू क्लासिकल रियलिज्म में कुछ कमियां बताई गई। कमियां ये थी कि इन्होंने सोलली फोकस किया है ह्यूमन नेचर पे, उन्होंने स्ट्रक्चर की बात नहीं की। तो उस कमी को दूर करने के लिए नई थियरी आई। नई थियरी इट मीन्स कि नया ऑफशूट आया, दैट इज न्यू क्लासिकल रियलिज्म, जिसके मेन प्रोपाउंडर थे केनेथ वॉल्ज। केनेथ वॉल्ज ने ये कहा कि स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि स्ट्रक्चर मीन्स ये स्ट्रक्चर है और इसके सब यूनिट्स हैं, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है समझने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन की। ठीक है, तो उन्होंने सब यूनिट्स की भी बात करी, और उनकी जो मेन बुक्स, जनरली आपको एग्जाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है कि विच वन बुक इज द रिलेटेड टू ट्रू फॉर द केनेथ वॉल्ज, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसके ईयर भी पूछ दिए जाते हैं कि विच रिलेटेड टू द केनेथ वॉल्ज, तो आपको पता होना चाहिए थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, एक बात उसने उन्हें कही कि जो स्टेट होता है वो क्या करता है, दे वांट टू मैक्सिमाइज द सिक्योरिटी एंड दैट्स वाई वो पावर को अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो स्टेट जो होता है वो पावर को इसलिए अचीव करना चाहता है क्योंकि वो अपने सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है। जैसे बात करते हैं रसिया यूक्रेन वॉर की, तो वाई द वॉर इज हैपनिंग, बिकॉज रसिया इज कंसर्न अबाउट ओन सिक्योरिटी एंड ऑफ कोर्स यूक्रेन टू। सो बोथ आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ द, अगर हम केनेथ वॉल्ज के नज़रिए से रशियन यूक्रेन वॉर को डिस्क्राइब करना चाहें, जैसा कि मैंने कहा कि थियरी इज द लेंस, वो लेंस है जो हमें देखना सिखाता है वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस। फिर उसके बाद हम बात करें डिफेंसिव रियलिज्म को और भी ज़्यादा रिफाइन करने के लिए न्यू क्लासिकल रियलिज्म के तहत ही एक नई थियरी दी, ऑफेंसिव रियलिज्म, यानी कि यहाँ पे स्टेट जो होता है नॉट ओनली वांट टू डिफेंड हिमसेल्फ बट ऑल्सो वांट टू ऑफेंस, यानी कि अटैक करने की भी कोशिश करता है। और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो हैं जॉन मीयरसाइमर। ठीक है, जो जॉन मीयरसाइमर की बुक जो है वो जनरली पूछी जाती है कि विच बुक इज रिटन बाय द जॉन मीयरसाइमर, जनरली आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, तो प्लीज माइंड दैट ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप जितने भी बुक्स हैं, जितने भी की थिंकर हैं, उनके बुक को एक बार जरूर देख लें, ना केवल केनेथ वॉल्ज और जॉन मीयरसाइमर बल्कि मॉर्गेनथाउ जैसे इंपॉर्टेंट थिंकर्स को। अब इन्होंने बात कर दी अलग केनेथ वॉल्ज से, कहा कि स्टेट जो है वो ना केवल सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, पावर को भी मैक्सिमाइज करना चाहता है ताकि वो अटैक कर सके। सो इन्होंने बात की रिलेटिव पावर मैक्सिमाइजर। मैंने कहा था ना कि ये जो रियलिज्म होते हैं दे आर रिलेटिव इन नेचर, so state wants to try to maximize relative power. So this is the new concept, new ideas that is tried to fill the gap by the neoclassical neo realism. So एक सेकेंड, ओके मैंने यहाँ पे क्लासिकल लिख दिया है गलती से, प्लीज इट्स अ न्यू रियलिज्म नॉट द न्यू क्लासिकल रियलिज्म, और ये भी सुधार लीजिएगा, रियलिज्म। ठीक है, सो न्यू रियलिज्म के तहत हम इन दोनों थिंकर को पढ़ते हैं, केनेथ वॉल्ज और मीयरसाइमर। प्लीज अंडरस्टैंड, टेक अ नोट ऑफ दैट, इट्स अ न्यू रियलिज्म नॉट अ न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल में आपको फरीद जकारिया मिलेंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, न्यू क्लासिकल रियलिज्म को पढ़ने के बाद एक जो चीज यहाँ पे भी आप थोड़ा देख लेना,
न्यू रियलिज्म में वो ये पूछी जाती है स्ट्रक्चर, जो वो ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं वो है स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है और सिस्टम क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट, मैंने इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया है। स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स होते हैं, कुछ यूनिट होते हैं, जो कि जैसे कि मान लो कि एक कंट्री है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और उन ये पार्ट्स भी क्या करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसी ये भी इम्पैक्ट करती हैं आपके इंटरनेशनल रिलेशन को। और ये पार्ट जो थे मॉर्गेनथाउ ने कंसिडर नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि ओनली स्टेट रिस्पॉन्सिबल, डोमेस्टिक इज नो यूज। और इस बात को आज के टर्म्स में एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप देखो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप को, जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, that is not going to be solved and difficult to solve because of the concern related to West Bengal. So of course यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को कौन डिटरमाइन कर रहा है, डोमेस्टिक पॉलिसी, डोमेस्टिक रीजन। सो इसी बात को वॉल्ज ने भी कंसिडर किया था कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बोथ आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे वॉल्ज ने एक और बात कही थी कि ठीक है, जो आयर है वो अनार्की है, बट डोमेस्टिक जो हमारा नेचर है वो कैसा है, इट इज बेस्ड अपॉन हायरार्की। हायरार्की मीन्स देयर इज सम ऑर्डर, ठीक है, कुछ ऑर्डर होते हैं, और इसको कौन फॉलो करता है, इट्स अ डोमेस्टिक इन नेचर, देयर इज सम ऑर्डर इन डोमेस्टिक लेवल। नाउ फिर उसके बाद इन्होंने बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी कि जो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, उनके कुछ पावर होते हैं और कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल की बात, और ये जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।